लॉकडाउन में तमाम लोग परेशान रहे, ऐसे में गाज़ियाबाद की एक छात्रा ने इसरो में चयन हुआ उसका। बात करेंगे इस वक्त। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्चना बिष्ट। जी। अर्चना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि इसरो में चयन हुआ है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे इसरो में सिलेक्ट होने के बाद। और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के बेसिस पे इसरो में एज अ साइंटिस्ट सिलेक्ट होना बहुत रेयर होता है, और मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आगे वाली जनरेशन को भी बता सकती हूँ कि मैथ्स के बेसिस पे भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो मैं गई वहाँ पे थी इंटरव्यू देने के लिए एक्सपीरियंस पर्पज़ के साथ, और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ से जर्नी शुरू हुई और इसरो तक रुकी है, कैसा क्या फील होगा? मेरी जो जर्नी है वो स्कूल टाइम से शुरू हो गई थी। स्कूल के टाइम से ही सबसे पहले तो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहले टीचर पापा ही थे, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे, ग्रेजुएशन के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मास्टर्स के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरा स्कूल में भी मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने अपनी 12th में भी टॉप किया था, मेरे मैथ्स में 95 मार्क्स थे। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद बीएचयू में भी मैंने अपना एमएससी इन प्योर मैथमेटिक्स किया, और 2018 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो चुकी थी। अब लेकिन उसके बाद टाइम था कि मुझे ये सर्च करना था कि मैथ्स के बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एमएससी इन मैथमेटिक्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला फोकस तो ये था कि पीएचडी में एडमिशन हो जाए, बिकॉज डेफिनेटली पीएचडी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपने एमएससी कर रखी है, उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है काफ़ी सारी। तो मेरा पहला फ़ोकस तो ये था कि पीएचडी में एडमिशन हो मेरा, और जिसके लिए मुझे सीएसआईआर और गेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना था। पहले अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, 0.5 मार्क्स से रह गया, जो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि रहना। अगर वहाँ पे हो जाता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ कि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस टाइम पे क्योंकि मेरा सीएसआईआर का एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उस दौरान ये फॉर्म, इसरो का फॉर्म 2019 दिसंबर में ये फॉर्म निकला था, और इसमें रिक्वायरमेंट थी एमएससी इन मैथमेटिक्स। और मुझे किसी ऐसे फील्ड में ही जाना था जहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकूँ, बाकी किसी सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, बट उसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि क्या पूछा जाएगा। मैं चाहती थी कि एक बार एक्सपीरियंस ले लूँ ताकि अगली बार प्रिपेयर करके जाऊँ अच्छे से, ताकि मुझे पता हो कि क्या आता है क्या नहीं आता। एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हुआ। और अच्छा हुआ कि कैंसिल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। जो लॉकडाउन हुआ तो वो मेरे लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपनी पुरानी सारी चीज़ें रिकॉल करने की, जो मैंने अब तक पढ़ रखा है। बेसिक मैथमेटिक्स जब हम हायर एजुकेशन करने लग जाते हैं तो हम अपना बेसिक जो है वो भूल जाते हैं। तो लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे मैंने अपना जो भी बेसिक मैथमेटिक्स थी मैंने वो पूरी रिकॉल करी। और इसरो का एग्ज़ाम भी मेरा कुछ हद तक इसी वजह से क्लियर हुआ, बहुत ईजिली क्लियर हुआ, क्योंकि मेरी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। मैंने ऑनलाइन ट्यूटरिंग साइट्स पे काम किया, मैंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी, मैंने डाउट सॉल्व किए बच्चों के। तो उनके डाउट सॉल्व करते करते मुझे इधर उधर की, मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक मैथमेटिक्स के जितनी भी गलतियाँ हम कर सकते थे वो सारी मुझे पता चल गई, और उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इंटरव्यू, तो मुझे पता नहीं था कि हो जाएगा इंटरव्यू में सिलेक्शन। पीएचडी में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड थी मैं, थोड़ा सा फ्री हो चुकी थी कि चलो, मतलब टेंशन नहीं थी मुझे किसी चीज़ की। और इंटरव्यू देने के लिए मैं गई अपना, और बहुत कंफर्टेबली होके, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपना इंटरव्यू दिया। और उन लोगों ने मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछे, कितने क्वेश्चन थे? उन्होंने मुझसे लगभग 26-27 क्वेश्चंस पूछे। मैंने उनको बोला, मैं जो पीएचडी थी वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थी, तो उन्होंने मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करवाया। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे एनालिसिस में इंटरेस्ट है, उन्होंने मुझसे एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे। देन मैंने उनसे बोला कि आप मुझसे अब लीनियर अलजेब्रा से पूछिए, एंड लीनियर अलजेब्रा प्योर मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उन्होंने मुझसे लीनियर अलजेब्रा से जितने क्वेश्चंस पूछे, मैंने सारे क्वेश्चंस के एक के बाद एक जवाब दिए। और शायद उनको उन क्वेश्चंस के आंसर सुन के ये लग गया कि अगर मैंने बोला है कि मुझे लीनियर आता है तो मुझे लीनियर आता है, और शायद इसी चीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू की टाइमिंग क्या रही थी?
इंटरव्यू मेरा लगभग 10 से 20 मिनट तक का हुआ। 10-20 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा। उन्होंने खुद बोला कि आपका नाम अर्चना बिष्ट। मैंने कहा यस सर, एंड देन दे स्टार्टेड माई इंटरव्यू एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स ओनली। तो अर्चना जी, अब इसरो में सिलेक्शन हो गया, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑब्वियसली जो इसरो में मेरा सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले पेरेंट्स को तो जाता ही है। पेरेंट्स नहीं होते, ऐसे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद से मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि गांव से बिलोंग करता है हमारा परिवार। तो अगर ऐसे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद से हमें इतनी हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो सबसे पहला क्रेडिट पेरेंट्स को, फिर स्कूल को, क्योंकि स्कूल से ही मेरी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई थी। फिर मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स की टीचर्स को, एंड देन उसके बाद मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने टीचर्स को, जिनके साथ मैंने काम भी किया है और जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप किया है। जब मैं कभी लेट डाउन हो जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ, अपने मेरे सर हैं, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी जिनके साथ मैंने काम भी कर रखा है। तो कहीं ना कहीं एक जब ऊंचा मुकाम हासिल हो जाता है, मंजिल हो जाती है, तो कहीं ना कोई किसी का आइडल होता है। आपका आइडल कौन? फ़िलहाल आइडियल तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि आइडल क्या है। मैं मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ती थी। मैंने जो मेरी मास्टर्स थी उसके दौरान मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी रामानुजन के ऊपर। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली, क्योंकि उनको अपनी पूरी लाइफ के दौरान वो सम्मान नहीं मिला जो उनको उनके मरने के बाद मिला, और आज भी उनके लिखे हुए पेपर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उस बंदे ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए काम किया, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। मैंने उनके ऊपर प्रेजेंटेशन जब बनाई तो मैंने उनकी पूरी लाइफ स्टडी करी। उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। मैंने वो मूवी भी देखी। नॉर्मली मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ नहीं है, मुझे टीवी चलानी नहीं आती है। नॉर्मली मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ नहीं है, बट मैंने उनकी मूवी देखी और उस मूवी को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो इंडिया के थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडिया के थे। उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज़ लिखी हुई है, उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स दे रखे हैं जिनको आज भी मैथमेटिशियन प्रूव करते रहते हैं, और पसीने छूट जाते हैं प्रूव करने में। तो उनकी डेथ काफ़ी कम एज में हो गई थी, और मैथमेटिक्स की तरफ जो मेरा और ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरफ जो मेरा झुकाव था, वो उनको मैं अपना आइडियल मान सकती हूँ कि मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुई हूँ। चलिए, अब जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा? जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपने दिल में हमेशा ही कंपटीशन की भावना रखें। अपना टारगेट हमेशा रखें कि आपको कुछ अचीव करना है। भले वो टारगेट चेंज होता रहे, बट कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए लाइफ में। मेरे टीचर्स मुझे हमेशा ये बोलते थे कि खाली मत बैठो, कभी भी दिमाग में टारगेट होना चाहिए। जब तक टारगेट नहीं होगा, जब तक आप उसके पीछे काम करना नहीं स्टार्ट करोगे। जब कुछ रहता है टारगेट, तभी आप उसके लिए काम करना शुरू करते हो। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि टारगेट पहले फ़िक्स करिए, भले वो चेंज होता रहे, बट जब तक टारगेट नहीं बनेगा तब तक आप उसके पीछे भागोगे नहीं, आपके अंदर आग नहीं लगेगी कि आपको उसको पाना है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, धन्यवाद। जनतंत्र टीवी के लिए गाज़ियाबाद से सुनील।